आपके वरिष्ठ नेता और पंजाब के सहप्रभारी सतेन जैन जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और भारतीय जनता पार्टी सरकार की यही नीति है, जो सरकार काम करे उसको डिस्टर्ब करो, उसको रोको, उसके ऊपर हर तरीके से दबाव बनाओ पंजाब चुनाव को प्रभावित करने के लिए। क्योंकि सरकार बौखलाई हुई है, भाजपा बौखलाई हुई है। मोदी जी और अमित शाह को समझ में नहीं आ रहा कि पंजाब में क्या करें। पूरा देश देख रहा है और मुझे लगता है कि अब पाप का घड़ा भर गया है। जनता आपके इन कृत्यों का जवाब देगी, आपकी इस तानाशाही का जवाब देगी। दोस्तों नमस्कार। देश भर में छात्रों का आंदोलन चल रहा है, लेकिन बीजेपी है कि अपनी चालों से अभी भी बाज नहीं आ रही। केंद्र में शासित सरकार अभी भी विपक्षी दलों को तोड़ने में और उनके द्वारा शासित राज्यों में परेशानी पैदा करने में निरंतर लगी हुई। इसी क्रम में कल आम आदमी पार्टी के नेता सतेंद्र जैन को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। यह गिरफ्तारी एक पुराने टेंडर से जुड़ी हुई है, जो कि एसपीटी टेंडर के प्रक्रिया को लेके है। लेकिन सतेंद्र जैन के बारे में मैं आपको बता दूं, उन्हें पहले भी बहुत लंबे समय तक जेल में रखा गया था और आम आदमी पार्टी के नेताओं का ऐसा कहना था कि यह सब भाजपा के इशारे पे किया जा रहा है। सतेंद्र जैन, जो कि एक वरिष्ठ नेता थे आम आदमी पार्टी के, उन्हें अरविंद केजरीवाल को और मनीष सिसोदिया को बाद में कोर्ट ने बरी कर दिया था, क्योंकि उनके खिलाफ कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए थे। तो कल फिर सतेंद्र जैन और 6 और लोगों की गिरफ्तारी की गई है, एक एसपीटी टेंडर में अनियमितताओं को लेते हुए। देखिए पहले आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह का इस पे क्या कहना। नमस्कार जैन साथियों, आपके वरिष्ठ नेता और पंजाब के सहप्रभारी सतेन जैन जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और भारतीय जनता पार्टी सरकार की यही नीति है, जो सरकार काम करे उसको डिस्टर्ब करो, उसको रोको, उसके ऊपर हर तरीके से दबाव बनाओ। आपको याद होगा, दिल्ली चुनाव के पहले आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, सतेन जैन जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया था। मकसद एक ही था, दिल्ली का चुनाव डिस्टर्ब करना, दिल्ली के चुनाव को एन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद हर तरीके से जीतना। और वही काम अभी पंजाब चुनाव के पहले कर रहे हैं। पहले संजीव अरोड़ा जी को गिरफ्तार किया जाता है, फिर अनाप शनाप छापे मारे जाते हैं, और आज फिर से सतेन जैन, जो पंजाब के सह प्रभारी हैं, पंजाब के सह प्रभारी के तौर पे वो संगठन का काम कर रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया पंजाब चुनाव को प्रभावित करने के लिए। क्योंकि सरकार बौखलाई हुई है, भाजपा बौखलाई हुई है। मोदी जी और अमित शाह को समझ में नहीं आ रहा कि पंजाब में क्या करें। उन्होंने हाथ पैर मार के देख लिया, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि पंजाब में करें तो क्या करें। वहां बेहतरीन शिक्षा देने का काम सरकार ने किया, वहां बिजली फ्री और महिलाओं के लिए 1000 रुपए 1500 रुपए की स्कीम लागू की, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा लागू की, मेडिकल इंश्योरेंस दिया 10 लाख रुपए तक का। तो मुझे लगता है कि ये इतना काम करने के बाद बीजेपी को पता चल गया है कि उनकी पंजाब में कोई दाल गलनी नहीं है, और इसलिए ये हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। मोदी जी, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, पूरा देश आपकी इस तानाशाही को देख रहा है। किस तरह से आप आम आदमी पार्टी को टारगेट करके एक एक नेता को गिरफ्तार करते हैं, जेल में डालते हैं, ये पूरा देश देख रहा है। और मुझे लगता है कि अब पाप का घड़ा भर गया है। जनता आपके इन कृत्यों का जवाब देगी, आपकी इस तानाशाही का जवाब देगी। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मनीष त्रेहन और आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट। आज इसी विषय पे हम बात करेंगे और हमारे साथ चर्चा में है वरिष्ठ पॉलिटिकल एनालिस्ट श्री पंकज के सिंह जी। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, जिस तरह बीजेपी अपना तानाशाही रवैया अभी भी बरकरार रखे हुए है और एजेंसियों को इस्तेमाल कर करके विपक्षी पार्टियों पे प्रहार कर रही है, इसी क्रम में कल सतेंद्र जैन की गिरफ्तारी भी एक बड़ा कदम माना जा रहा है आगामी पंजाब चुनाव को देखते हुए। पंजाब चुनाव से पहले ही आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद तो बीजेपी ने तोड़ ही लिए, जिसमें कुछ प्रमुख नाम थे राघव चड्ढा और पाठक, जिन पाठक को अब बीजेपी ने अपने आईटी सेल का नया प्रमुख बना दिया है। तो पंकज के सिंह जी, जो हमारे साथ हैं, बहुत गहराई से जानते हैं आम आदमी पार्टी की प्रक्रियाओं को और इस राजनीतिक फेरबदल को। आइए पंकज जी से पूछते हैं। पंकज जी, क्या लग रहा है आपको, अब क्या गतिविधि भाजपा करने जा रही है? जैसे केंद्र में
उनकी कमजोरी दिखाई दे रही है छात्र आंदोलन के बाद। और पंजाब में शिक्षा का स्तर जो है वो बहुत बढ़ गया है पिछले दिनों, और पंजाब के स्कूल जो हैं वो भारत में प्रथम नंबर पे रैंक कर रहे हैं। और दूसरी तरफ देखिए ज़ेन अल्फा और ज़ेन जी देश भर में स्कूलों की समस्याओं को लेके जो है वो सड़कों पे आंदोलन। तो ऐसे में आप क्या सोचते हैं ये सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी जो है ये किस तरफ लेके जा रही है पूरे मुद्दे? जी मनीष जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कई इश्यूज हैं जिनको आपने एक साथ उठाया है, एक एक करके हम सारी चीजों पे हम लोग बातचीत करते हैं और कोशिश करते हैं कि दर्शकों को हम आसान भाषा में हम चीजों को समझा सकें। पहली बात तो सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को लेकर के जो आपने सवाल उठाए हैं वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि इससे पहले जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो हिमाचल प्रदेश के वो प्रभारी थे और उस समय में आम आदमी पार्टी चाहती थी कि वो विधानसभा का चुनाव हिमाचल प्रदेश में लड़े। लेकिन जब गिरफ्तारी हुई तो गिरफ्तारी होने के बाद निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय फलक पे तो है, लेकिन संगठन के तौर पे उस तरीके से मजबूत नहीं है जिस तरीके से बाकी राष्ट्रीय पार्टियां मजबूत हैं। तो आम आदमी पार्टी अपने आप को बैक कर ली और वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ पाई, जबकि जोर शोर से तैयारी में थी। उसका एक प्रमुख कारण सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी भी था। अब पंजाब में चुनाव होने हैं और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। मोदी सरकार के कार्यकाल को आप देखेंगे तो जिस प्रकार से दिल्ली में मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल ने मोदी को चैलेंज करते थे, उसी का ये फलसफा है या उसका एक परिणाम है कि जो नैरेटिव पहले चला करता था, आपको याद होगा कि जब हम लोग छोटे रहे होंगे तो उस जमाने में जब इलेक्शन होता था तो उस समय की पॉलिटिक्स ऐसी होती थी कि अगर कोई नेता चुनाव के समय गिरफ्तार हो जाए तो उसके पक्ष में एक आंधी चल पड़ती थी और लोग आम आवाम के अंदर एक सिंपैथी सा दौड़ जाता था और लोग उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त करते थे। लेकिन मोदी रिजिम में जिस तरीके से चीजें हो रही हैं और जिस तरीके से नैरेटिव गढ़ा जाता है, या आप यूं कहिए कि पिछले 12 वर्षों में जिस तरीके से लोगों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है और जिस तरीके से एजेंसियों का मिसयूज करके सामने लाया जा रहा है और इस प्रकार से पेश किया जा रहा है कि वो गिल्टी हो गए, दोषी हो गए, जबकि ऐसा नहीं है। पहले मामले में भी सत्येंद्र जैन आज तक दोषी करार नहीं हुए। आरोप होना और आरोप के बिना पे किसी को उठा के जेल में बंद कर देना, ये कहाँ का न्याय है। और जब आप आरोप मुक्त हो जाते हैं, दोषी नहीं होते हैं, तो वो जो कालखंड होता है जिस कालखंड में आप किसी भी व्यक्ति को, और खास करके ऐसे व्यक्ति जो सार्वजनिक जीवन में है, उसको उठा करके बंद करते हैं, जेल में डालते हैं, सलाखों के पीछे रखते हैं, तो उस समय की जो उनकी प्रताड़ना होती है, उनके परिवार के सदस्य जिस परिस्थितियों से वो गुजरते हैं, उसकी भरपाई कौन करेगा। तो सवाल तो यहाँ पे कई खड़े हो रहे हैं। ये जो मसला है, जिस मसले को लेकर के एसीबी ने एक कार्रवाई की है, उसकी डिटेलिंग में हम थोड़ा चले जाते हैं और हम ये बताने की कोशिश करते हैं दर्शकों को कि ये जो मामला है ये 2022 का है। 2022 में ये टेंडर की प्रक्रिया हुई थी और 2024 में इसको लेकर के एफआईआर हुआ था। ये पहला जो टेंडर हुआ था ये 1546 करोड़ रुपए का था, जिसको बाद में संशोधित करके 1943 करोड़ रुपए का कर दिया गया था। इसमें ये आरोप है कि 3 फार्म है जो प्रोप्राइटरशिप कंपनी है, जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसमें वो 3 लोग भी हैं। एक है राजा कुमार, एक नागेंद्र यादव है और एक पंकज वर्मा। ये 3 लोग हैं। ये तीनों के बारे में कहा जा रहा है कि इन तीनों को टेंडर दिया गया। जो 5 लोग हैं उसमें एक सत्येंद्र जैन हो गए और एक सलाहकार उस समय में जल बोर्ड के अंकित श्रीवास्तव है, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। और सबसे बड़ा जो मसला है उसमें यह है कि जो उस तत्कालीन जल बोर्ड के जो सीईओ थे उदित प्रकाश उदित राय के बारे में कई तरह की चर्चाएं हैं और इनसे पहले भी उनके ऊपर 1-2 आरोप लगे हैं। जमीन को लेकर के 1-2 आरोप लगे हैं और इस मामले में तथाकथित रूप से कहा जा रहा है कि करीब 1.5 करोड़ की रिश्वत उदित राज के पास गई है। तो ये गिरफ्तारी जो है वो तो हो गई है। अब बताइए कि 2024 में एफआईआर हुआ और 2026 में गिरफ्तारी हो रही है, तो सबसे बड़ा सवाल तो टाइमिंग को लेकर के है।
अगर ये इस मामले में अगर इतना ही एसीबी एक्टिव होती और 2025 में जब भाजपा की सरकार दिल्ली में भी बन गई तो फिर एसीबी सो रही थी क्या? क्या पुलिस और जांच एजेंसियां सो रही थी? तो देखिए क्या है ना कि मोदी सरकार में ये हो रहा है कि चुनाव नजदीक आते ही आप नेताओं को गिरफ्तार करो, उसके खिलाफ एक नया नैरेटिव सेट करो, जनता के बीच में उसको प्रोपेगेंडा के तौर पे प्रचारित करो और उसको राजनीतिक तौर पे डिस्क्रेडिट करने का काम करो। ये सुनियोजित तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है और उसी एजेंडे पे भाजपा काम करती है। तो मनीष जी ये बात ये हो गई। अब आपने बात की जेनजी और जेन अल्फा का। अब देखिए मोदी की जो मोनोपोली थी उसको तो तोड़ने का काम जेनजी और जेन अल्फा कर रहे हैं, अभी बदस्तूर कर रहे हैं। और आपने देखा कि जिस प्रकार से दहशत का माहौल है पूरे के पूरे उन राज्यों में जिन राज्यों में खास करके भाजपा की सरकारें हैं, और यहां तक सर्कुलर जारी किया जा रहा है कि सरकारी स्कूलों में बिना परमिशन के आप जा नहीं सकते, वीडियो नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि जेनजी और जेन अल्फा ये अपनी मांग को उठा रहे हैं बार बार कि हमारा स्कूल को ठीक करो, हमारे स्कूल को ठीक करो, हमारे यहाँ पंखा नहीं पंखा लगवाओ, डेस्क नहीं है डेस्क दो, पीने का पानी दो, हमारे यहाँ टॉयलेट नहीं है टॉयलेट की व्यवस्था करो। और मनीष जी देख लीजिए बजट की कोई कमी नहीं है, मतलब पैसे हैं, बावजूद इसके इच्छा शक्ति नहीं होने के कारण और प्राइवेट स्कूलों की मोनोपोली के कारण ये सारी चीजें नहीं हो रही है। और ये जो कुव्यवस्था है स्कूलों में, ये बदस्तूर पूरे हिंदुस्तान में कोई सा भी स्टेट, कोई सा भी राज्य ऐसा नहीं है जिसमें इस तरीके के स्कूल आपको न मिले, जिसमें टॉयलेट तक की व्यवस्था नहीं है। तो पंकज जी सवाल तो बहुत सारे उठ रहे हैं कि पंजाब को देखते हुए फिर ये कार्रवाई की गई है, और ये भी पता लग रहा है कि पंजाब में जो है अगर हम बाकी देश के स्कूलों का स्तर देखें तो आप दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार रही तो आप और नीतियों से सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन स्कूलों के स्तर को तो उन्होंने बहुत बढ़ाया। और ऐसी ही रिपोर्ट अब पंजाब से भी आ रही है कि स्कूलों का जो स्तर है, जो वहां सफाई व्यवस्था है, जो वहां टीचिंग पैटर्न है, उसमें बहुत सुधार किया गया है और उसकी रैंकिंग जो है नेशनल इंडेक्स में बहुत ऊपर आ गई। पंकज जी एक सवाल मैं और आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि आप बहुत गहराई से जानते हैं आम आदमी पार्टी को। ये मुझे बताइए कि जिस कार्यकाल में सत्येंद्र जैन जो हैं उनके ऊपर ये एलिगेशन लग रहा है, तो मेरे सुनने में ऐसा आ रहा है कि उस समय वो जेल में थे। और दूसरा, जो बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए राघव चड्ढा, वो भी उस समय इसी विभाग से जुड़े हुए थे। तो एक सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी और उन पे कार्रवाई होना और राघव चड्ढा को अभयदान दे देना, तो एक लाल डायरी का भी जिक्र हुआ था जिस समय इनकी गिरफ्तारी हुई थी, और उसके बाद जो है वो राघव चड्ढा जो है वो बिल्कुल मौन हो गए। इनकी गिरफ्तारियां जब हुई उनके विरोध में भी उन्होंने कुछ नहीं बोला, यहां तक कि उनके सिटिंग मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो गए, उनके विरोध में भी उन्होंने एक भी आवाज नहीं उठाई, कोई वक्तव्य नहीं दिया। लेकिन आज जब सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हो रही है तो उसी जल बोर्ड से जुड़े राघव चड्ढा जो उसके सर्वसर्वा कहे जा रहे थे, उनको बिल्कुल अभयदान दे दिया गया है। उनके खिलाफ ना कोई गिरफ्तारी ना कोई बात। क्या कहेंगे पंकज? हाँ, आपने बिल्कुल सही और वाजिब सवाल उठाया है मनीष जी। 2020 के चुनाव के बाद राघव चड्ढा विधायक बने राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूंसी से, और उनको दिल्ली जल बोर्ड में ही उपाध्यक्ष बनाया गया। और अध्यक्ष चूंकि पदेन होते हैं, सीएम होते हैं, तो राघव चड्ढा का इन्वॉल्वमेंट वहां पे था। चूंकि 22 के बाद जब पंजाब में इलेक्शन हुआ उसके बाद वो पंजाब के प्रभारी बने, और उसके बाद उनके आगे का सफर आप सब जानते हैं वो राज्यसभा में कैसे आए। लेकिन ये टेंडरिंग जिस वक्त हुई थी उसमें राघव चड्ढा की इन्वॉल्वमेंट थी, और उस समय में ये कहा जाता रहा कि राघव चड्ढा एक बहाना बना करके जो वो लंदन चले गए कि हमें आंख का ऑपरेशन कराना है। उसमें दरअसल डर इसी बात का था कि जिस तरीके से ये इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और जल बोर्ड में जो कुछ भी अनियमितताएं हुई हैं उसको लेकर के केंद्र सरकार और एसीबी, चूंकि एसीबी आपको मालूम होगा कि दिल्ली सरकार से लेकर के केंद्र सरकार अपने पास ले ली थी, और यहाँ पे 1/4 तो स्टेट है, उसमें बहुत सारे पावर्स हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ट्रांसफर पोस्टिंग वाला जो मसला हुआ था उसमें जो कोर्ट का आदेश हुआ था उसको भी मोदी सरकार ने नहीं माना और अध्यादेश ला करके उस फैसले को भी पलट दिया था, जहां पे दिल्ली सरकार के पास ये भी अधिकार नहीं था कि आप अपने एक प्यून का भी ट्रांसफर कर पाए। तो निश्चित तौर पे राघव चड्ढा
को लेकर के एक सवाल उठ रहा है, और यही एक बड़ा इशू है जिसको लेकर के राघव चड्ढा के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो पाला बदल लिए और आम आदमी पार्टी छोड़ करके वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिए। उसमें एक बड़ी वजह ये दिल्ली जल बोर्ड वाला जो मसला है जिसको लेकर के गिरफ्तारियां हुई है, उसको कहीं ना कहीं बताया जा रहा है। और देखिए, जब हर तरीके से जवाबदेही आप तय कर रहे हैं और फिर उसमें पिक एंड चूज कर रहे हैं, तो फिर सवाल उठना बहुत लाजमी है। और मेरे ख्याल में ये जो मोदी सरकार कर रही है, ये सोची समझी इनकी रणनीति का हिस्सा है, और ये चाहती है कि इस तरीके से इनके ऊपर प्रहार करके इनको कमजोर किया जाएगा, इनके खिलाफ एक नैरेटिव फैलाया जाएगा। और चूंकि पंजाब में सरकार है इनकी, और भगवंत मान सीएम है, तो वहां पे जाकर के चूंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार जोर शोर से पंजाब में भी उतरने जा रही है, और ये तमाम जो सांसद हैं, जिसमें संदीप पाठक का भी आपने शुरुआत में जिक्र किया, संदीप पाठक, राघव चड्ढा, अशोक मित्तल से लेकर के जो 6 सांसद आम आदमी पार्टी से टूट के गए हैं, उनको, भाजपा को लगता है कि कहीं ना कहीं इन लोगों से हमें फायदा पंजाब में मिलेगा, जबकि ऐसा है नहीं। ग्राउंड पे इन लोगों की पकड़ ग्राउंड पे नहीं है। ये सब के सब लोग जो आम आदमी पार्टी में थे और जिनकी वजह से इन लोगों को राज्यसभा मिला, उस पंजाब की वजह से, उसमें इन लोगों का रोल सीमित था। और मैं ये कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इन लोगों को कोई पंजाब में पूछने वाला नहीं है। ये ईमानदारी से मैं जानता हूं, क्योंकि मैं 2017 के चुनाव में, 2022 के चुनाव में पंजाब में काफी मैं रहा हूं, मैंने काफी दौरा किया है, तो मुझे इस बात का इल्म है कि ये लोग क्या ही कर पाएंगे, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन भाजपा एक नैरेटिव गढ़ना चाहती है कि जब सारे नेता बाहर निकल गए जेल से और किसी के ऊपर कोई जो भी आरोप लग रहे थे उसमें कोई सिद्ध नहीं हुआ आज तक, तो ये क्या नैरेटिव बनाएंगे? तो ये नैरेटिव पंजाब में ये बनाएंगे कि इनके जो सह प्रभारी थे वो फिर जेल चले गए, उन्होंने घोटाला किया, उन्होंने भ्रष्टाचार किया, इसलिए ये कार्रवाई की गई है। और आप जानते हैं कि एजेंसियों का दुरुपयोग मोदी सरकार में किस प्रकार बेतहाशा किया जा रहा है। एक बात पे और रोशनी डालिए। देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार रही, उस कार्यकाल का ये मामला है, लेकिन अब जो है उसके बाद बीजेपी की सरकार वहां आ गई। किस तरह आई ये भी सब लोग भली भांति जानते हैं। और बीजेपी की सरकार आने के बाद अभी एक मामला प्रकाश में आया जिसमें कोई मिस्टर रंगीला थे और उन्होंने 750 करोड़ रुपए का घोटाला मेडिकल सप्लाई में किया था, मेडिकल सामान की सप्लाई में किया था। और अब पता लग रहा है कि रंगीला जी जो हैं वो टाटा गुड बाय करके और विदेश निकल चुके हैं इसी सरकार की नाक के नीचे। एक तरफ तो इस तरह की कार्रवाई हो रही है और दूसरी तरफ जो है गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं जिनको पहले बरी किया जा चुका है, और उसमें भी पिक एंड चूज किया जा रहा है कि सत्येंद्र जैन के विरुद्ध तो कार्रवाई की जा रही है और राघव चड्ढा भी जो उसी विभाग को देखा करते थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। और कल रात एक और मामला प्रकाश में आया जब पूर्वी दिल्ली के विधायक कुलदीप कुमार को पुलिस द्वारा सुबह सुबह 4:30 बजे सादे कपड़ों में उठा लिया गया, तो उनको हाई कोर्ट से और उन्हें रिहा कर दिया गया। लेकिन आप ये देखिए कि बिल्कुल मनमानी चल रही है क्या एजेंसीज की, जो वो चाहते हैं, और कोर्ट ने भी उस पर कोई कड़ी टिप्पणी नहीं की कि किस तरह सादी वर्दी में आप एक जनप्रतिनिधि को सुबह सुबह घर से उठा लेते हैं और बाद में छोड़ देते हैं। और ना ही और किसी केस में आप देखेंगे कि कोर्ट द्वारा भी कोई कड़ा एक्शन लिया जा रहा है इनके ऊपर, जबकि सब बाइज्जत रिहा हो रहे हैं। लेकिन मानसिक प्रताड़ना और जो जेल में समय गुजर रहा है वो तो गुजर ही रहा है पंकज जी, उन लोगों का प्रताड़ना तो हो रही है। जी निश्चित तौर पे आपने बिल्कुल सही कहा है। देखिए, इनका तो कार्यप्रणाली यही है कि जो इनके पक्ष में आ जाए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे कोई भी किसी भी व्यक्ति का आप नाम ले लीजिए, जिनको ये कहा करते थे, खुद कहा करते थे कि ये भ्रष्टाचारी है ना, उनको अपने पार्टी में शामिल करा लिया, ईडी की छापेमारी हो गई, इनको डराया गया, धमकाया गया। आप बताइए मुझे कि अशोक मित्तल के ऊपर ईडी की कार्रवाई हुई और इनको नेता बनाया गया आम आदमी पार्टी के द्वारा, और देख लीजिए वो राघव चड्ढा के साथ वो शामिल हो गए भाजपा में। वो सारे जो ऐसे लोग हैं वो जेल जाने की डर से या एजेंसियों की कार्रवाई न हो इस डर से ये तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, और जैसे ही शामिल हो जाते हैं उनके ऊपर कोई भी आरोप है वो आरोप मुक्त हो जाते हैं। वो इसलिए मुक्त हो जाते हैं, जिस प्रकार से देशभक्ति का सर्टिफिकेट भाजपा और संघ के लोग बांटते हैं, वैसे ही ये
कौन भ्रष्टाचारी है, कौन दोषी है, कौन नहीं है, उसका सर्टिफिकेट भी भाजपा के लोग ही बांट रहे हैं और कोई और नहीं बांट रहा है। प्रधानमंत्री बांट रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह बांट रहे हैं, कहने में कोई दिक्कत नहीं है। और आप देख लीजिए दिल्ली की घटना के बारे में आपने जिक्र किया, दिल्ली में जो देश की राजधानी है, यहाँ पे तमाम मीडिया के संस्थान हैं, तमाम मीडिया हमेशा एक्टिव रहती है। उस दिल्ली के अंदर एक छोटी सी पार्टी, उस पार्टी से इतना भयभीत हैं ये लोग, जिसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। मतलब इतनी दादागिरी और इस तरीके से नियम कायदे कानून को ताक पे रख देना। आप बताइए, हमारे यहाँ, मैं तो बिहार से आता हूं, हमारे यहाँ एक विधायक को कोई हाथ लगा दे, देख लीजिए वहां पे उनके समर्थक आकर के न जाने क्या कर दे। और यहाँ पे एक विधायक को मतलब एक वार्ड काउंसलर से भी कमतर आंका जाता है। क्या वो जनप्रतिनिधि नहीं है? क्या उनको जनता ने चुन करके नहीं भेजा है? उसके साथ इस तरीके का व्यवहार, इस तरीके का सुलूक, ये अपने आप में कहीं नहीं होता है। अरे भाई, वो अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं या उनसे आपको डर लग रहा है, तो किस बात को लेकर के डर लग रहा है? वो इसलिए ना क्योंकि एक सफाई कर्मी की मौत हो गई, और वो मौत हो गई, उसके लिए वो मुआवजे की मांग कर रहे हैं। तो कौन सी गलत मांग कर रहे हैं? और सफाई कर्मी क्या इस देश के नागरिक नहीं है क्या? उसकी पिटाई के बाद और वो उसके ऊपर जिस प्रकार से हमला हुआ चाकू से, उसको लेकर के तो कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल नहीं खड़ा किया जाएगा। दिल्ली के नाक के नीचे प्रधानमंत्री जहां रहते हैं, जहां गृह मंत्री रहते हैं, वहां पर रोज मर्डर होते हैं। हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो क्या गृह मंत्री की जिम्मेदारी नहीं है? तो ये लोग कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव सेट करके ये चुनाव जीतते हैं। और चुनाव में किस प्रकार से धांधली होती है और किस प्रकार जीता जाता है, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली के चुनाव में भी हमने देखा। और पूरे के पूरे सिस्टम का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी खुल्लम खुल्ला कर रही है और इनकी सरकार कर रही है। ये कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं है। इसलिए पंजाब चुनाव को देखते हुए ये तमाम चीजें हो रही हैं। और मैं ये एश्योर कर दूं आपसे कि इसमें भी सत्येंद्र जैन, कम से कम उनके ऊपर कहीं कोई इस मामले को लेकर के जिसमें इनकी गिरफ्तारी हुई है, कुछ नहीं होगा और कोर्ट में वो बरी हो जाएंगे। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी का एक जमाने में हिस्सा भी रहा हूं और मैं इन सारे सिस्टम को अच्छे तरीके से समझ रहा हूं। बस हमें ये है कि देखिए, ये आईएएस ऑफिसर जो है, इनके ऊपर तो पहले भी आरोप लग रहे थे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। इस बात से तो मैं बहुत हद तक सहमत हूँ। तो पंकज जी, आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया और हमारे दर्शकों को बताया इन सब चल रही गतिविधियों के बारे में। तो मैं अपने दर्शकों से एक और अपील करना चाहता हूं कि अगर आपको हमारी ये चर्चा पसंद आ रही है और हमारी सोच अच्छी लग रही है, तो हमारी इस लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए। पंकज जी, आपने इस चर्चा में भाग लिया और हमारे दर्शकों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पंकज जी। नमस्कार। नमस्कार।